साथियों, हिंदी व्याकरण के इस 5वें अभ्यास प्रश्न पत्र में कुल 50 प्रश्न शामिल हैं। सभी प्रश्न अलग अलग व्याकरणिक बिंदुओं पर आधारित हैं। अगर किसी भी प्रश्न की व्याख्या करने की आवश्यकता महसूस हुई तो उचित व्याख्या भी की जाएगी और सभी प्रश्नों के उत्तर सुत्तम रूप से मेरे द्वारा तैयार किए गए हैं। और साथियों, इस प्रश्न पत्र में कई ऐसे प्रश्न भी शामिल हैं जहाँ पर आपके कई प्रश्न तैयार होंगे और वीडियो के अंत में कमेंट करके आपको बताना है कि आपके 50 में से कुल कितने प्रश्न सही हुए हैं। पहले प्रश्न में दिया है कि अर्थी और अर्थी युगम का अर्थ युगम है। अर्थवान सौ, सौ याचक, अर्थवान याचक और सौ अर्थवान। तो अर्थी और अर्थी का अर्थ है वो 2 नंबर विकल्प में सही दे रखा है। एक का अर्थ है सौ और दूसरे का अर्थ है याचक। 2 नंबर विकल्प है वो प्रश्न का सही उत्तर। जिस स्त्री ने अभी अभी स्नान किया हो के लिए उपयुक्त शब्द है सद्य सनाता, सदाचारी, सनातनी और सच्चरित्रता। तो जिस स्त्री ने अभी अभी स्नान किया हो उसके लिए जो प्रयुक्त शब्द होगा वो सद्य सनाता होगा। 1 नंबर विकल्प है वो सही उत्तर। तीसरे में लिखते समय बीच में कोई शब्द या वाक्यांश छूट जाता है तो उस स्थान पर कौन सा विराम चिन्ह लगाकर उसे लिख दिया जाता है। विवरण, हंसपद, योजक, कोष्टक। तो लिखते समय अगर बीच में कोई शब्द अगर छूट जाए तो वहाँ पर अगर उस शब्द को हम लिखते हैं तो उसके लिए जो प्रयुक्त चिन्ह प्रयोग में लेंगे वो हंस पद है उसका प्रयोग करेंगे। और हंस पद चिन्ह है वो उल्टा वी के रूप में होता है। और विवरण चिन्ह है उससे पहले 2 बिंदी लगाकर एक सीधी लाइन के रूप में उसको दर्शाया जाता है। और योजक चिन्ह है उसको एक छोटी लाइन में दर्शाया जाता है जैसे द्वंद्व समास के दोनों शब्दों के बीच में लगाते हैं। कोष्टक 3 प्रकार के होते हैं, मंझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक और छोटा कोष्टक। तो इस प्रकार के जो कोष्टक हैं उनका प्रयोग भी हम करते हैं। फिर चौथे नंबर के सवाल में निम्नलिखित अशुद्ध वाक्य है। बच्चे को धोकर फल खिलाओ, यहाँ पर गाय का शुद्ध दूध मिलता है, तुम वास्तव में चतुर हो, मैं आपको कुछ नहीं कह सकता। तो इसमें जो अशुद्ध वाक्य है वो 1 नंबर विकल्प में है कि बच्चे को धोकर फल नहीं फल धोकर खिलाओ, तब ये वाक्य है ये सही शुद्ध हो जाएगा। 1 नंबर विकल्प है वो इस प्रश्न का उत्तर होगा। 5 में किस वाक्य में संदिग्ध वर्तमान का प्रयोग हुआ है। बाजार खुलने पर हम सामान खरीदेंगे, वह शायद पढ़ाई के लिए कोटा जाए, तीर्थयात्री गंगा में स्नान करते होंगे, उसने गाना गाया। तो संदिग्ध वर्तमान है उसका प्रयोग है वो 3 नंबर विकल्प में हुआ है, तीर्थयात्री गंगा में स्नान करते होंगे। संदिग्ध की स्थिति है इसलिए ये 3 नंबर विकल्प है इसका उत्तर होगा। 2 नंबर विकल्प में वह शायद पढ़ाई के लिए कोटा जाए, तो यहाँ पर संभाव्य वर्तमान का प्रयोग हुआ है, एक संभावना व्यक्त की गई है। फिर 6 में कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है। प्राण, भीड़, हस्ताक्षर और लोग। तो एक वचन में सदैव प्रयुक्त होने वाला शब्द है भीड़। 2 नंबर विकल्प है वो प्रश्न का सही उत्तर होगा। 7 में कही हुई बात को फिर कहना वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। पृष्ठपेषण, वाग्मिता, छिद्रान्वेषण, किंवदंती। तो कही हुई बात को फिर कहना उसके लिए जो शब्द प्रयुक्त होता है वो पृष्ठपेषण होता है। 1 नंबर जो विकल्प है वो इसका उत्तर होगा। 2 नंबर जो विकल्प है उसमें वाग्मिता शब्द दे रखा है, उसका अर्थ है वाक चातुर्य यानी कि वाणी की चतुरता। छिद्र अन्वेषण दूसरों में कमियां या दोष है उनको खोजना। और किंवदंती है कि लोगों के मुख से सुनी हुई जो बात होती है वो किंवदंती के रूप में जानी जाती है। फिर 8 नंबर विकल्प 8 नंबर सवाल में निम्न में से कौन सा शब्द भेद अव्यय नहीं है। संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विशेषण, क्रिया विशेषण। तो अव्यय का जो प्रकार है वो इनमें से नहीं है, वो 3 नंबर विकल्प में नहीं है, यानी कि विशेषण है वो नहीं है। 9 में अधिशांसी के लिए प्रयुक्त हिंदी रूपांतरण होगा एक्सक्लूसिव, एक्सटेंसिव और एग्जीक्यूटिव और एग्जॉस्टिव। तो इसमें जो 3 नंबर जो विकल्प है एग्जीक्यूटिव, ये अधिशांसी के लिए प्रयुक्त जो शब्द है वो होगा। फिर है 10 नंबर के सवाल में एक लोकोक्ति दे रखी है, उसका अर्थ पूछा है कि ढक के 3 पात होना का सही अर्थ है। स्थिति को ढककर रखना, सदैव एक सी स्थिति, सबसे अलग स्थिति, स्थिति नियंत्रण में होना। तो ढक के 3 पात होना उसका अर्थ होता है कि सदैव एक सी स्थिति रहना। 2 नंबर विकल्प है वो राइट आंसर होगा। फिर 11 नंबर के सवाल में अयोगवा है कहा जाता है विसर्ग को, महाप्राण को, संयुक्त व्यंजन को और अल्प प्राण को। तो हिंदी की जो वर्णमाला है उसमें अयोगवाह वर्ण है जिनको हिंदी की वर्णमाला में काउंट नहीं किया जाता, उन अयोगवाह वर्ण है वो इनमें से किन को कहते हैं। तो वो अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग को कहते हैं। तो 1 नंबर विकल्प है वो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। फिर 12 नंबर के सवाल में वाक प्लस मय का संधि युक्त शब्द बनता है कि वाक प्लस मय शब्द इनको आप अगर आपस में जोड़ेंगे तो कौन सा किस टाइप का शब्द है वो बनेगा। तो इसमें 1 नंबर जो विकल्प है वांग्मय शब्द है वो बनेगा। तो 1 नंबर विकल्प इसका उत्तर हो जाएगा। फिर 13 नंबर में
चीड़ी मार में समास है, कर्म तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और करण तत्पुरुष। चीड़ी मार है तो उसका अगर हम समासिक विग्रह करेंगे तो वो होगा चीड़ी को मारने वाला, और चीड़ी को मारने वाला में को शब्द आ रहा है तो कर्ता ने कर्म को, यानी कि जो कारक हैं उसमें कर्म कारक की जो विशेषता है वो प्रयुक्त हो रही है, तो इसलिए कर्म तत्पुरुष शब्द है वो यहाँ पर प्रयुक्त होगा। 1 नंबर विकल्प राइट आंसर। 14 में निम्न में से किस शब्द में परा उपसर्ग नहीं है? पराधीन, पराजय, पराकाष्ठा, परास्त। तो इसमें परा उपसर्ग है वो किस में नहीं है? तो वो 1 नंबर में नहीं है, पराधीन में। पराधीन को अगर हम विच्छेद करेंगे तो पर प्लस अधीन होगा, पर प्लस अधीन होगा, इसलिए इसमें परा उपसर्ग है वो नहीं है। 15 में है चिट्ठी के पर निकलना मुहावरे का अर्थ है अभिमान चढ़ना, मरने के दिन निकट आना, नियत कार्य नजदीक आना, प्रसन्नता के दिन आना। तो चिट्ठी के पर निकलना मुहावरे का अर्थ होता है कि मरने के दिन निकट आना। 2 नंबर विकल्प है वो प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 16 में शारीरिक बीमारी के लिए प्रयुक्त शब्द है आदि, व्याधि, अपस्मार, अवहित्या। तो शारीरिक बीमारी है उसके लिए प्रयुक्त शब्द होता है व्याधि, और जो मानसिक बीमारी होता है उसके लिए प्रयुक्त होता है आदि। तो 2 नंबर विकल्प है वो इस प्रश्न का राइट आंसर। 17 नंबर के सवाल में असंगत पर्यायवाची समूह का चयन कीजिए। वनिता, ललना, कामिनी, लगातार, बराबर, निरंतर, निडर, निर्भय, बेखौफ, पान, तांबूल और मुखमंडल। तो इसमें असंगत पर्यायवाची समूह है वो कौन सा है जिसमें सभी पर्यायवाची शब्द हैं वो एक के नहीं है, वो उसका हमारे को चयन करना है। तो इसमें 2 नंबर जो विकल्प है लगातार, बराबर और निरंतर। इसमें जो निरंतर लिखा है ये भी सही नहीं लिखा है, निरंतर होता तो ये लगातार है उसका पर्यायवाची हो जाता, लेकिन जो बराबर है वो समान और समकक्ष की स्थिति के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है, इसीलिए 2 नंबर विकल्प उत्तर होगा। बाकी जैसे 1 नंबर विकल्प में वनिता, ललना और कामिनी है वो औरत के पर्यायवाची हैं, निर्भय, निडर, बेखौफ ये निर्भय के पर्यायवाची हैं, और पान के पर्यायवाची पान, तांबूल और मुखमंडल हैं। तो 2 नंबर विकल्प प्रश्न का राइट उत्तर। फिर 18 में गत का विलोम होगा अगत, आगत, विगत, अनगत। तो गत है, गत का अर्थ होता है जो गया हुआ, और उसका उल्टा है वो आगत होगा यानी कि आया हुआ। तो ये जो 2 नंबर विकल्प है वो उत्तर होगा। फिर 19 में शौकीन में प्रयुक्त, शौकीन में पढ़ते हैं न, इन, बड़ी इन और कीन। तो शौकीन शब्द में जो पढ़ते हैं वो इन है, 3 नंबर विकल्प है वो इसका उत्तर होगा। 20 में मात्रा आज्ञा का संधि विच्छेद होता है। मात्रा आज्ञा एक शब्द दे रखा है और उसका संधि विच्छेद हमारे को पूछा है, तो इसमें जो उसका संधि विच्छेद होगा वो होगा मातृ प्लस आज्ञा। 3 नंबर विकल्प सही उत्तर। 21 में निम्न में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है रमेश, सुंदर, लड़का, जवानी। तो भाववाचक संज्ञा है उसका उदाहरण हमारे को पूछा है, तो इसमें वो उदाहरण है जवानी का। 4 नंबर विकल्प है वो इसका उत्तर होगा। रमेश है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लड़का जातिवाचक संज्ञा है, जबकि सुंदर है वो विशेषण है। फिर 22 में है कि उष्म वर्ण है ये रेलवे, क्षत्र, गे, श्रय, से है और वर्गीय व्यंजन। तो उष्म वर्ण है वो है से और है। 3 नंबर विकल्प है वो प्रश्न का राइट आंसर। साथियों, अगर आप चैनल पर पहली बार नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आने वाली जितने भी जो वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सकें। और आप अगर किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की अगर तैयारी कर रहे हैं तो मेरे इस चैनल पर अलग अलग प्रकार के सब्जेक्टों के जो वीडियो हैं वो अपलोड किए गए हैं। आप उन वीडियो का अवलोकन करें और अपनी एक जो तैयारी है उसको एक नई नींव है वो प्रदान करें। फिर 23 नंबर के सवाल में है कि ट्रिब्यूनल का हिंदी समकक्ष शब्द है विभाग, अधिकरण, प्राधिकरण, न्यास। जो ट्रिब्यूनल जो अंग्रेजी शब्द है उसका हिंदी अर्थ होगा अधिकरण। 2 नंबर विकल्प है वो सही उत्तर होगा। फिर होगा 24 में कोष्टक में दिया हुआ कौन सा चिन्ह है। कोष्टक में एक चिन्ह दे रखा है और वो इनमें से किस टाइप का चिन्ह है, लाघव चिन्ह, योजक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह और विवरण चिन्ह। तो कोष्टक में दिया हुआ जो चिन्ह है वो है विवरण चिन्ह। 4 नंबर विकल्प है वो सही उत्तर। निर्देशक चिन्ह होता है एक लंबी लाइन के रूप में, योजक चिन्ह एक छोटी लाइन के रूप में, जैसे द्वंद्व समास के 2 शब्दों के बीच में लगाया जाता है तो वो उसको योजक चिन्ह कहते हैं। और लाघव चिन्ह है उसको संक्षेपण चिन्ह भी कहते हैं। अगर किसी भी शब्द को अगर हम बहुत ही संक्षेप में अगर लिख रहे हैं तो कुछ बिंदुओं के रूप में उसको लिखते हैं, संक्षिप्त कर देते हैं।
तो उसको लाघव या संक्षेपण चिन्ह कहते हैं। फिर आगे 25 में है कि वह मेरे पास आया था। वाक्य में काल रूप है, संदिग्ध भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल और अपूर्ण भूतकाल। वह मेरे पास आया था, तो ये बात है ये पूर्ण हो चुकी है, इसीलिए पूर्ण भूतकाल में ये बात हुई है। 3 नंबर विकल्प प्रश्न का सही उत्तर। कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है? तरंगिणी, तरणी, निर्झरणी, सरिता। तो इसमें नदी का पर्यायवाची है वो तरणी नहीं है, तरणी है वो नाव का पर्यायवाची है, इसीलिए 2 नंबर जो विकल्प है वो प्रश्न का सही उत्तर होगा। 27 में उद्योग और उद्यम शब्द युगम का उपयुक्त उदाहरण है। व्यवसाय, प्रयास, प्रयास व्यवसाय, प्रयत्न, जोखिम, इनमें से कोई नहीं। तो उद्योग और उद्यम है, उन शब्दों का जो सही युगम बनेगा वो व्यवसाय और प्रयास बनेगा। 1 नंबर विकल्प है प्रश्न का सही उत्तर होगा। 28 में पूर्वकालिक क्रिया किस वाक्य में है? उसने नहाकर भोजन किया, वह विद्यालय गई, दीपक गेंद से खेलता है, सोहन खाना खाता है। तो पूर्वकालिक क्रिया है, उसका उदाहरण है वो 1 नंबर विकल्प है, उसने नहाकर भोजन किया, यानी कि नहाने का काम पहले हुआ है और भोजन उसने बाद में किया है। 1 नंबर विकल्प सही उत्तर। फिर 29 में तत्सम और तद्भव का असंगत युगम है। भगिनी बहिन, द्वादश 12 है, वाणी बहन और बहु वधु। तो तत्सम तद्भव का असंगत युगम हमारे को बताना है, तो इसमें 4 नंबर जो विकल्प है वो असंगत है। अगर वधु पहले आता और बहु बाद में आता, ये इधर और ये अगर इधर होता, तो ये तत्सम और तद्भव है उसके रूप में सही बैठता, लेकिन इनको उल्टा फुल्टा लिखा हुआ है, इसीलिए 4 नंबर जो विकल्प है वो इस प्रश्न का उत्तर होगा। 30 में द्विज शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त नहीं होता है? दांत, ब्राह्मण, पक्षी, दुबला। तो द्विज शब्द है वो किसके अर्थ में प्रयुक्त नहीं होता है? वो दुबला के अर्थ में प्रयुक्त नहीं होता है। 4 नंबर विकल्प ही प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 31 में न नोमन तेल होगा न राधा नाचेगी, कहावत का अर्थ है खुद की गलती का अन्य पर दोषारोपण करना, किसी कार्य को करने के लिए अव्यवहारिक शर्त लगाना, अच्छे व्यवहार का प्रदर्शन किंतु धोखा देने की नीयत, दुविधा में पड़ जाना। तो न नो मन तेल होगा न राधा नाचेगी, इस कहावत का अर्थ होता है किसी कार्य को करने के लिए अव्यवहारिक शर्त लगाना। 2 नंबर विकल्प है वो इस प्रश्न का उत्तर। फिर अनेकार्थक शब्द गुरु का प्रयोग निम्न में से किस अर्थ में नहीं होता है? शिक्षक बड़ा, श्रेष्ठ भारी, एक नक्षत्र सूर्य, 2 मात्रा वाला स्वर बृहस्पति। तो गुरु शब्द है उसका प्रयोग है वो एक नक्षत्र और सूर्य के रूप में प्रयुक्त है, वो नहीं होता है। 3 नंबर विकल्प है वो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। 33 में निम्न में से किस वाक्यांश के लिए एक शब्द भूगर्भव्यता प्रयुक्त होता है? भूमि के अंदर की सामग्री निकालने वाला, जो पृथ्वी के अंदर गमन कर चुका हो, जो पृथ्वी के भीतर ज्ञान रखता हो, जो पृथ्वी के गर्भ से उत्पन्न हुआ हो। तो भूगर्भव्यता है वो ये जो एक शब्द है इसका अर्थ होगा जो पृथ्वी के भीतर का ज्ञान रखता हो उसको भूगर्भव्यता कहते हैं। तो 3 नंबर विकल्प है वो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 34 में तत्सम और तद्भव का असंगत युगम है। छाया छा है, क्षण छिन्न, यंत्र मंत्र जंत्र मंत्र, छिद्र छिद्र। तो तत्सम तद्भव का असंगत युगम है वो कौन सा है? तो इसमें 4 नंबर विकल्प है। छिद्र का अर्थ होता है छेद, ना कि छिद्र। तो चौथा जो विकल्प है ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। बाकी सभी विकल्पों में जो शब्द दे रखे हैं वो उनके सही अर्थ दे रखे हैं। साथियों, इस पेपर में जितने भी जो प्रश्न दिए गए हैं उनके साथ में कई प्रश्न हैं वो और भी बन रहे हैं। जैसे इसी प्रश्न की बात करें तो इसमें जो 3 प्रश्न हैं वो और भी बन रहे हैं। जैसे छाया है, क्षण है, वो यंत्र मंत्र है, वो भी तत्सम शब्द हैं, उनके तद्भव भी बने हैं। तो इस प्रश्न में 4 प्रश्न हैं वो आपके तैयार हो रहे हैं। तो आपको वीडियो को एक बार फिर से देखना है और उनमें कई जो प्रश्न हैं उनको आपको बहुत ध्यानपूर्वक आपकी परीक्षा के लिए आपको तैयार करने हैं। 35 में जाह्नवी शब्द का पर्यायवाची है। नलिनी, रश्मि, मंदाकिनी और कुमुदिनी। तो इसमें जो जाह्नवी है वो मंदाकिनी के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है और मंदाकिनी है वो गंगा नदी है उसके लिए प्रयुक्त करते हैं। तो गंगा के पर्यायवाची ही मंदाकिनी है और उसका पर्यायवाची ही जाह्नवी है। फिर 36 में है कि होनोरेरी के लिए सही पारिभाषिक शब्द है
वेतनिक, अवेतनिक, वेतनयुक्त, वेतन सहित तो होनरी है, उसके लिए जो शब्द है वो अवेतनिक प्रयुक्त होता है। 2 नंबर विकल्प प्रश्न का सही उत्तर। 37 में है कि किस क्रमांक का वाक्य शुद्ध है। हत्यारे को मृत्युदंड की सजा मिली, घर में केवल एकमात्र दरवाजा है, बेटी पराए घर का धन होता है, निराशा की बदली छाई हुई है। तो सिर्फ इसमें 3 वाक्य अशुद्ध हैं और 1 वाक्य ही इसमें शुद्ध है। तो शुद्ध वाक्य है वो 4 नंबर वाला विकल्प है, निराशा की बदली छाई हुई है। बाकी ऊपर के तीनों विकल्प हैं वो गलत हैं और उनमें गलतियां ये है। 1 नंबर विकल्प में दिया है कि हत्यारे को मृत्युदंड की सजा मिली, तो इसमें इसका जो शुद्ध रूप है वो होगा कि हत्यारे को मृत्युदंड मिला, सजा नहीं आएगा बीच में, और मिले नहीं मिला उसका शब्द आगे आएगा। दूसरे में है कि घर में केवल एकमात्र दरवाजा है, तो इसमें ये होगा कि घर में केवल एक दरवाजा है या घर में एकमात्र दरवाजा है, ऐसे इस शब्द का शुद्ध अर्थ बनेगा। बेटी पराए घर का धन होता है, होता नहीं होती है, ती आएगा यहाँ पर, तब ये शुद्ध होगा। फिर किस क्रमांक का शब्द शेर का पर्यायवाची नहीं है। शेर के का जो पर्यायवाची है वो इनमें से कौन सा नहीं है। किंकर, केहरी, केसरी और मर्गेंद्र, तो शेर का जो पर्यायवाची है वो किंकर नहीं है। चाकर, सेवक यानी कि नौकर को किंकर कहते हैं। तो 1 नंबर जो विकल्प है वो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। किस क्रम में श्रुति सम शब्द नहीं है, कि कौन से जो ये जो युगम शब्द दे रखे हैं इनमें से कौन से शब्द हैं वो सही, उनके अर्थ आगे नहीं दिए हुए हैं, उनका हमारे को चयन करना है। अंश कंधा और अंश हिस्सा, अन्न अनाज, अन्न दूसरा, अन्य दूसरा, और ऐसो शांति, ऐसोच पवित्र, अपवित्र, आकर आना और आकार नहीं आना। तो इसमें जो 4 नंबर विकल्प है, आकर तो सही दे रखा है, आना है, लेकिन आकार है वो बनावट होता है उसका अर्थ। तो ये 4 नंबर विकल्प है, ये इसका सही अर्थ नहीं है। बाकी अंश का अर्थ कंधा, अंश हिस्सा है, ये दे रखा है, ये सही है। अन्न अनाज है, अन्य दूसरा है, ये भी सही है। असोच शांति को कहते हैं और असोच अपवित्र को कहते हैं। 40 में किस क्रमांक में अपादान कारक है। राम को घर से निकाला, वह कलम से पत्र लिखता है, रमेश कार से विद्यालय गया, यह साड़ी रेशम से बनी है। तो इसमें अपादान कारक है उसका प्रयोग जहाँ पर हुआ है वो 1 नंबर में हुआ है कि राम को घर से निकाल दिया है, यानी कि वो घर से दूर हो गया है, तो इसमें अपादान कारक है। जबकि वह कलम से पत्र लिखता है, रमेश कार से विद्यालय गया, यह साड़ी रेशम से बनी हुई है, इनमें करण कारक का प्रयुक्त हुआ है इन तीनों विकल्पों में। फिर 41 में यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, वाक्य का उचित काल रूप क्या होगा। ये एक वाक्य दे रखा है कि यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। यहाँ पर एक शर्त दे रखी है, तो यह इसका जो रूप बनेगा वो कौन सा होगा। संदिग्ध भूतकाल, आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल और हेतु हेतुमद भूतकाल। तो इसमें 4 नंबर जो विकल्प है हेतु हेतुमद भूतकाल है, कि जहाँ पर जिस वाक्य में अगर किसी भी प्रकार की अगर कोई शर्त दे रखी हो तो वहाँ पर हेतु हेतुमद जो भूतकाल है उसका प्रयोग है वो हम करते हैं। तो यहाँ पर अगर वर्षा होती तभी फसल हो पाती, तो इसके लिए 4 नंबर जो विकल्प है वो प्रश्न का सही उत्तर होगा। 42 में किस क्रमांक में शुद्ध शब्द है। परिशिष्ट, पौरुष, लावण्यता, व्यावहारिक। तो इसमें जो शुद्ध शब्द है वो सिर्फ पुरुष सही है, बाकी परिशिष्ट में ठे नहीं आएगा, लास्ट में परिशिष्ट टे ही आएगा, ठे की जगह टे आ जाएगा। लावण्यता में ये ता नहीं आएगा, लावण्य ही सही है। और व्यावहारिक में व्यावहारिक होगा, व्यावहारिक, री और के, तब ये सही है। तो इसमें 2 नंबर जो विकल्प है वही प्रश्न का सही उत्तर है। 43 में किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है। चित्तल, शीतल, अग्नि, वायु, मुख, कान, दिन, रात। तो सभी शब्द हैं वो तत्सम पूछे हैं, तो इसमें अग्नि का अर्थ आग हो जाएगा और वायु का तद्भव है वो वात हो जाएगा। तो 2 नंबर जो विकल्प है वो इनमें से दोनों शब्द हैं वो तत्सम दिए हुए हैं। फिर वचन की दृष्टि से कौन सा शब्द परिवर्तनीय नहीं है।
जनता, नदी, परीक्षा, रास्ता। तो इसमें वचन है, उसकी दृष्टि से जो परिवर्तन नहीं हो सके ऐसे शब्द को बताना है तो ऐसा शब्द है जनता। जबकि नदी से नदियां भी बन जाता है, परीक्षा से परीक्षाएं बन जाती हैं, और रास्ता है उससे रास्ते शब्द हैं वो भी बनते हैं। तो ये तीनों शब्द तो इनमें तो जो वचन परिवर्तित होते हैं, लेकिन 1 नंबर शब्द दिया हुआ है उसमें वचन का परिवर्तन है वो नहीं होता है। 45 में अभीप्सा शब्द किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? अभीप्सा एक शब्द दे रखा है और उसका जो किस एक वाक्यांश के लिए, वाक्य का जो अंश मात्र है उसके लिए एक शब्द के रूप में प्रयुक्त होने वाला शब्द है वो कौन सा है? जिसके बिना कार्य न चल सके, अधिक खर्च करने की इच्छा, किसी वस्तु को पाने की नितांत इच्छा, जीवन जीने की इच्छा। तो 3 नंबर जो विकल्प है, किसी वस्तु को पाने की नितांत इच्छा है, उसको अभीप्सा कहते हैं। तो 3 नंबर विकल्प है वो प्रश्न का राइट आंसर। 46 में किस विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध हैं? कि सभी शब्द हैं वो अशुद्ध पूछे हैं इसने, कि वो कौन से विकल्प में है? चित्रपट, मलयुद्ध, न्यायाधिकरण, यथेष्ट, न्योछावर, संप्रभुता, प्रत्यावर्तन, जीर्ण शीर्ण। तो इसमें जो 1 नंबर जो विकल्प है उसमें दोनों शब्द हैं वो इसमें अशुद्ध दे रखे हैं। इसमें जो चित्रपट है इसमें ट के नीचे ट आएगा तब ये शुद्ध होगा, और मलयुद्ध में जो मैं के बाद में आधा लय और उसके बाद में लय और युद्ध लिखा जाएगा तब ये शुद्ध होगा। जबकि न्यायाधिकरण, न्योछावर, संप्रभुता, प्रत्यावर्तन, जीर्णशीर्ण और यथेष्ट ये सब के सब शुद्ध हैं, ये सभी शब्द शुद्ध लिखे हुए हैं। बाकी इसमें जो 2 नंबर वाला विकल्प है इसमें दोनों शब्द शुद्ध लिखे हुए हैं, तो 1 नंबर विकल्प प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 47 में रिक्त और रिक्त समश्रुत शब्द का युग्म अर्थ सही भेद है। दाय भाग खोखला, खाली उत्तराधिकार में प्राप्त धन संपत्ति, खाली ऋण, शून्य रीति। तो रिक्त और रिक्त है उसके लिए खाली, एक रिक्त का अर्थ हो जाएगा खाली और दूसरे रिक्त का अर्थ होता है उत्तराधिकार में प्राप्त धन संपत्ति। 2 नंबर विकल्प है वो प्रश्न का सही उत्तर। 48 में दिया है कि इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? भीतर प्रवेश करना निषिद्ध है, सर्वत्र आधुनिकीकरण ठीक नहीं, मैंने तुम्हारी बहुत प्रतीक्षा देखी, यह आप पर निर्भर है। तो शुद्ध पूछा है इसमें, तो वाक्य में जो शुद्ध है वो यह आप पर निर्भर है। 4 नंबर विकल्प ही इस प्रश्न का सही उत्तर है, जबकि ऊपर के तीनों गलत लिखे हुए हैं। जैसे 1 नंबर विकल्प में दिया है कि भीतर प्रवेश करना निषिद्ध है, तो इसका सही जो वाक्य बनेगा वो होगा कि भीतर प्रवेश निषिद्ध है, करना नहीं आएगा बीच में। और सर्वत्र आधुनिकीकरण करना ठीक नहीं, तो इसमें होगा कि सर्वत्र आधुनिकीकरण ठीक नहीं, यहाँ पर ये करना नहीं आएगा। मैंने तुम्हारी बहुत प्रतीक्षा देखी, प्रतीक्षा देखी में देखी नहीं आएगा, प्रतीक्षा की शब्द आएगा तब ये सही होगा। और 49 में दिया है कि किस वाक्य में क्रिया विशेषण उपवाक्य सम्मिलित है? क्रिया विशेषण उपवाक्य सम्मिलित है, ये हमारे को बताना है कि वो इसमें से कौन से वाक्य में है। जो विद्वान होते हैं उनका सभी आदर करते हैं। यदि वह परिश्रम करता तो अवश्य उत्तीर्ण होता, मोहन आया किंतु सोन चला गया, गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो। तो इसमें जो 2 नंबर विकल्प है उसमें क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता हुई है और उसको दर्शाया गया है कि यदि वह अगर परिश्रम करता तो वह उसे उत्तीर्ण हो जाता। तो ये इसमें 2 नंबर विकल्प में इसका उत्तर होगा। बाकी जो विद्वान होते हैं उनका सभी आदर करते हैं, ये एक मिश्र वाक्य है। मोहन आया किंतु सोहन चला गया ये संयुक्त वाक्य है, और गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो ये एक संज्ञाश्रित मिश्र वाक्य है। अंतिम 50 नंबर के सवाल में ईयल प्रत्यय से रहित शब्द है, ईयल एक प्रत्यय है, वो इनमें से कौन से में नहीं है वो पूछा है। नारियल, अड़ियल, सड़ियल और मरियल। तो इसमें जो प्रत्यय ईयल प्रत्यय है वो नहीं है, वो नारियल में नहीं है। बाकी जैसे अड़ियल है उसको अगर विच्छेदित करेंगे तो अड़ना इसमें मूल शब्द हो जाएगा और ईयल है वो प्रत्यय हो जाएगा। इसमें सड़ियल में सड़ना मूल शब्द है और ईयल प्रत्यय हो जाएगा, और मरियल में मरना मूल शब्द होगा और ईयल है वो प्रत्यय हो जाएगा। तो ये तीनों हैं, इनमें तो ईयल प्रत्यय है, बाकी नारियल में है वो किसी भी प्रकार का प्रत्यय है नहीं है। तो साथियों इस तरह से आपके ये 50 प्रश्न हैं ये पूर्ण हो चुके हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइबर करना नहीं भूलें, और जितने भी जो वीडियो हैं या अपने इस चैनल पर डाले हुए उन वीडियो का आप ज़रूर अवलोकन करें, ताकि आपकी तैयारी है उसको एक नया नींव और आधार मिल सके। और मिलते हैं ऐसे ही एक नई वीडियो के साथ में,
और अलग सब्जेक्ट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।